सरकार और किसी भी नेता को कभी भी इतना मजबूत नहीं होना चाहिए कि वो जनता के ऊपर बुलडोजर चढ़ा दे। नमस्कार, सलाम। बेबाक भाषा के पॉइंट टू पॉइंट कार्यक्रम में आपका स्वागत है। यूपी को लेकर कई दिनों से बहुत हलचल है और कयासों और अटकलों का बाजार गर्म है। चर्चाएं हैं कि क्या यूपी में कुछ बड़ा होने वाला है। बड़ा मतलब क्या यूपी में योगी की पकड़ कमजोर पड़ रही है? क्या सत्ता की कमान बदली जा सकती है? क्या योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाया जा सकता है? और क्या योगी चुपचाप साइडलाइन हो जाएंगे या पलटवार करेंगे? क्या सरकार के साथ या सरकार को छोड़कर संगठन में बड़ा बदलाव होगा? ऐसा हो या ना हो, क्योंकि योगी को लेकर ऐसी चर्चाएं हमेशा चलती रहती हैं या चलवाई जाती रहती हैं। इस बार ये इसलिए ज्यादा है कि मोदी जी को अपनी हार का ठीकरा फोड़ने के लिए कोई सर चाहिए, क्योंकि पूरा चुनाव मोदी के नाम पर, मोदी की गारंटी के नाम पर लड़ा गया और उसके नतीजों से उनकी नींद उड़ गई है। तो उन्हें एक ऐसा नेता चाहिए, एक ऐसा बलि का बकरा चाहिए जो उनकी मुट्ठी में नहीं है, ताकि वो उसके सिर पर अपनी हार का ठीकरा फोड़ सके। लेकिन मेरी रुचि इस सियासत से ज्यादा जनता में है, जनतंत्र की स्थिति में है। मतलब यह कि यूपी में क्या बदलाव होगा, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इससे ज्यादा मेरी रुचि है कि इस घमासान से, इस अंतर विरोध से जनता को क्या मिलेगा, उसका क्या हित है, उसका क्या फायदा है। तो आज हम पॉइंट टू पॉइंट में यूपी की सियासत और जनता पर उसके पड़ने वाले प्रभाव की समीक्षा करेंगे। पहले यूपी के हाल फिलहाल के घटनाक्रम पर एक नजर डाल लेते हैं जल्दी से। रविवार 14 जुलाई को हार जीत की समीक्षा को लेकर लखनऊ में यूपी बीजेपी कार्य समिति की एक बैठक हुई। बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी थे और इस बैठक में योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा कि चुनाव में हार अति आत्मविश्वास के कारण हुई। अब यह अति आत्मविश्वास किसका था, आप सब जानते हैं। यह योगी आदित्यनाथ का तो नहीं था, क्योंकि पूरा चुनाव मोदी के नाम पर, मोदी की गारंटी के नाम पर लड़ा गया और 400 पार तक का नारा दिया गया। इसलिए साफ है कि योगी का निशाना या इशारा साफ था कि मोदी जी के अति आत्मविश्वास की वजह से लोकसभा चुनाव में हार हुई। लेकिन इसी कार्य समिति की बैठक में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कहा, वो भी जान लीजिए। उन्होंने कहा कि संगठन सरकार से बड़ा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ता हमेशा सबसे ऊपर हैं, वे सरकार से ही बड़े थे और बड़े रहेंगे। मैं उप मुख्यमंत्री बाद में हूं, पहले कार्यकर्ता हूं। इसे उन्होंने एक्स प्लेटफॉर्म पर ट्वीट भी किया, फिर पोस्ट डिलीट भी की, लेकिन बाद में फिर यही पोस्ट दोबारा की। यानी इस तरह उन्होंने खुद को आम कार्यकर्ताओं से जोड़ा और योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए। लेकिन मौर्य जी ये भूल गए कि वो इस समय संगठन नहीं बल्कि सरकार हैं। जी हां, वो उप मुख्यमंत्री हैं। इसी बीच मंगलवार 16 जुलाई को यूपी के डिप्टी सीएम यही केशव प्रसाद मौर्य जी दिल्ली में पार्टी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। इन्होंने ये 48 घंटों के भीतर उनकी दूसरी मुलाकात थी। पहली मुलाकात वो लखनऊ में कर चुके थे। हालांकि इसे शिष्टाचार बैठक बताया गया, लेकिन इसमें कितना शिष्ट था और कितना आचार आप अंदाजा लगा सकते हैं। फिर बुधवार यानी 17 जुलाई को यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करते हैं। बताया जाता है कि उन्होंने मोदी जी को लोकसभा चुनाव में यूपी में खराब प्रदर्शन की जानकारी दी और हार की नैतिक जिम्मेदारी भी ली। यह सब बताया गया। इससे पहले भूपेंद्र चौधरी अलग से जेपी नड्डा से मुलाकात कर चुके थे। तो ये तो संगठन और सत्ता के शीर्ष की बातें हुई। इससे पहले हरदोई के गोपामऊ सीट से बीजेपी विधायक श्याम प्रकाश ने यूपी में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया था। जी हां, भ्रष्टाचार का मुद्दा। जब मोदी जी कहते हैं कि भ्रष्टाचार मेरे लिए आज भी मुद्दा है और मैं सब भ्रष्टाचारियों को जेल भेज दूंगा, योगी आदित्यनाथ भी भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था का राग अलापते हैं, ढोल पीटते हैं, तो उन्हीं के एक बीजेपी विधायक ने यह कहा कि यूपी में भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है। यही नहीं, बदलापुर से बीजेपी विधायक रमेश चंद्र मिश्र ने कहा कि यही स्थिति रही तो 2027 में बीजेपी का वापस जीतना मुश्किल है। हालांकि बाद में वे अपने बयान से पलट गए। बीजेपी नहीं, बीजेपी के सहयोगियों के भी सुर बदल रहे हैं। अपना दल की नेता और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी है। 2 चिट्ठियां। पहली चिट्ठी में उन्होंने नियुक्तियों में पिछड़े और दलितों की अनदेखी का मुद्दा उठाया और फिर दूसरी चिट्ठी लिखकर टोल प्लाजा पर वसूली का मुद्दा उठाया। योगी सरकार में ही कैबिनेट मंत्री निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने भी यूपी के अधिकारियों पर हमला बोला। वे भी अब बदल बदल कर बयान दे रहे हैं। तो इस सब घटनाक्रम से क्या समझ में आता है? यही कि यूपी बीजेपी और उसके सहयोगी और सरकार में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। जिस तरह संगठन और
सरकार का तनाव सामने आया है, जिस तरह नेताओं की आपसी लड़ाई सतह पर आई है, एक दूसरे के प्रति अविश्वास सामने आया है, उससे साफ है कि अभी नहीं तो देर सवेर यूपी में बड़ा बदलाव होना तय है। हालांकि अभी यूपी में विधानसभा चुनाव दूर हैं, 2027 में चुनाव होने हैं, लेकिन इसी 2024 में अभी उपचुनाव का दौर भी होना है और यही वजह है कि ये सारी कहानी आने वाले दिनों की पटकथा लिख रही है। हालांकि आप सब जानते हैं कि यूपी की ये सियासी लड़ाई यूपी से ज्यादा दरअसल दिल्ली की है। सब जानते हैं कि मोदी शाह और योगी के रिश्ते कैसे हैं। मोदी और खासकर अमित शाह योगी के सहयोगी कम, प्रतिद्वंदी ज्यादा हैं। इसकी भविष्यवाणी लोकसभा चुनाव के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहले ही कर चुके हैं। उन्होंने कहा था कि योगी आदित्यनाथ का हाल भी शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे और मनोहर लाल खट्टर की तरह हो सकता है। लोकसभा चुनाव के परिणाम इस सब लड़ाई को बढ़ाने का ट्रिगर पॉइंट हैं। यूपी में जिस तरह के नतीजे आए हैं और बीजेपी 80 में 80 का नारा देकर 33 पर सिमट गई है, यानी 2019 की 62 सीटों से भी नीचे, बल्कि समाजवादी पार्टी से भी नीचे, उससे लखनऊ और दिल्ली दोनों बेचैन हैं। अभी 7 राज्यों की 13 सीटों पर हुए विधानसभा उपचुनाव के नतीजों ने भी बीजेपी को बेचैन कर दिया है। इन उपचुनावों में इंडिया गठबंधन 10 सीटों पर जीता है और बीजेपी के हिस्से सिर्फ 2 सीटें आई हैं। उसने भी बीजेपी को यूपी को लेकर सतर्क कर दिया है। हालांकि यह उपचुनाव यूपी में नहीं थे, लेकिन आने वाले दिनों में यूपी में भी 10 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं और उसका नतीजा बहुत कुछ तय करेगा। तो इस सबसे क्या समझ में आता है? लगता यही है कि अगर यूपी बीजेपी या सरकार में बड़ा बदलाव करना है तो शायद बीजेपी हाईकमान विधानसभा उपचुनाव के नतीजों तक रुकेगा। यानी ये उपचुनाव योगी आदित्यनाथ का भविष्य तय करेंगे। तभी तो आदित्यनाथ इन उपचुनाव को लेकर बेहद सक्रिय हो गए हैं और हर सीट पर 3-3 मंत्रियों की ड्यूटी लगा दी है। 10 सीट है, 30 मंत्रियों की ड्यूटी लगा दी है और कहा कि वहां रात्रि विश्राम भी करें, रुकें भी 1-2 दिन। खैर कुछ भी हो, लेकिन इस सब से यूपी की जनता को क्या फायदा या नुकसान है? उसे इसमें क्यों रुचि लेनी चाहिए? नुकसान की बात तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी कही है। उन्होंने कहा है कि सरकार आपस में लड़ रही है और जनता भी सारे भ्रष्टाचार को जानती है। कुर्सी की लड़ाई में जनता बहुत परेशान है। हालांकि उन्होंने भी इस परेशानी का हल कुछ नहीं किया। उन्होंने भी जनता के सवालों को लेकर सड़क पर उतरकर संघर्ष नहीं किया, चाहे वो बुलडोजर का मामला हो, चाहे मॉब लिंचिंग का मामला हो। अखिलेश या समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर संघर्ष करते नजर नहीं आए। यही हाल कांग्रेस का भी है। बीजेपी हार की समीक्षा कर रही है, लेकिन विपक्ष अपनी जीत की समीक्षा नहीं कर रहा है कि जनता ने उन्हें क्यों जिताया और वो उनसे क्या चाहती है। इसलिए उसे भी भ्रम में नहीं रहना चाहिए और ये जीत उसके हाथ से भी फिसल सकती है। खैर, इस सब सियासी उठापटक में खींचतान में फिलहाल कुछ तात्कालिक फायदे दिखाई दे रहे हैं। ये फायदे क्या हैं? पहला फायदा तो यही दिखाई दे रहा है कि योगी ने अपनी छवि के विपरीत कुछ फैसलों को वापस लिया है। जी हां, योगी आदित्यनाथ ने अपने कुछ फैसले वापस लिए हैं। आपने देखा होगा कि योगी आदित्यनाथ अब धड़ाधड़ अधिकारियों की बैठक कर रहे हैं और जनता के नाम पर आदेश जारी कर रहे हैं। उनके बेलगाम बुलडोजर पर भी ब्रेक लगा है। लखनऊ में कई बस्तियां टूटने से बच गई हैं। योगी ने खुद एक्स पर लिखा, पंतनगर हो या इंद्रप्रस्थ नगर, यहां के हर निवासी की सुरक्षा और संतुष्टि हमारी जिम्मेदारी है। कुकरेल नदी पुनर्जीवन परियोजना से प्रभावित परिवार निश्चिंत रहें। निजी मकानों का चिह्नीकरण का कोई औचित्य नहीं था, ऐसा करने वालों की जवाबदेही तय की जाएगी। ये बड़ी बात है। उनका बेलगाम बुलडोजर रुका है और वो अब जनता के हित की बात कर रहे हैं, जबकि उन्होंने अपनी छवि बुलडोजर बाबा की ही बना ली थी और बेधड़क, बिना किसी आदेश के, बिना किसी कानून के, बिना किसी अदालत के उनका बुलडोजर बेधड़क चल रहा था और बस्तियां गरीबों की, वंचितों की, मुसलमानों की बस्तियां तोड़ रहा था। अभी एक और फैसला जारी किया था उन्होंने शिक्षकों की प्राइमरी स्कूल में ऑनलाइन हाजिरी का। इस फैसले को भी वापस लिया गया है। शिक्षकों ने विरोध किया कि स्कूलों की स्थिति ऐसी है नहीं, आप शिक्षकों को सुविधाएं देते नहीं और उनकी डिजिटल हाजिरी या ऑनलाइन हाजिरी की बात करते हैं, तो यह फैसला वापस लिया गया है। तो आपने देखा जिस तरह विपक्ष के मजबूत होने पर केंद्र में संतुलन बना है, वैसे ही यूपी में बीजेपी की हार से एक नया संतुलन बना है। भीतर तनाव है, खींचतान है और बाहर दबाव है। तो अगर जनता चुनाव में इसी तरह नेताओं और पार्टियों को संदेश देती रहे, सबक सिखाती रहे, तो बहुत कुछ बदल सकता है। इसलिए कहा जाता है कि वोट में बहुत ताकत होती है। कुल मिलाकर देश दुनिया में कहीं भी दक्षिणपंथ किसी भी तौर पर कमजोर हो, उसमें आम जनता का फायदा ही है, लोकतंत्र का हित ही है।
आखिर में ओम प्रकाश नदीम के शब्दों में, उनके शेर में मैं यही कहूंगा कि ताज्जुब के तमाम आतिश कदों में आग लग जाए। ताज्जुब यानी सांप्रदायिकता, आतिश कदे यानी चूल्हे। ताज्जुब के तमाम आतिश कदों में आग लग जाए, शरर आपस में लड़ मर जाएं, साजिश हो तो ऐसी हो, और दरो दीवार पर जो खून के धब्बे हैं धुल जाएं, हमारे शहर में इमसाल बारिश हो तो ऐसी हो। शुक्रिया, धन्यवाद। बेबाक भाषा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बहुत धन्यवाद।